हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बिहार केसरी कहा जाता है, 1996 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी 1961 तक इस पद पर रहते हुए बिहार के औद्योगिकरण और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान की थी। वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने केंद्र सरकार के बिना भी पूर्ण शासन किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पहला आंदोलन चलाया। अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ यह सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। इससे उनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ी और यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कौन? पश्चिम चंपारण। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जो नेपाल की सीमा से सटा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पर चंपारण आंदोलन हुआ था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में राज्य भर में उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात कोसी नदी को। कोसी नदी को अक्सर बिहार का अशोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने मार्ग को बार-बार बदलती है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाकर लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसकी बाढ़ के कारण जान माल की भारी क्षति होती है। यह नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में उन्होंने सटीक नेतृत्व किया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो याद रखेंगे,
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। यह शक्ति, सुंदरता और देश की समृद्धि, जैव विविधता का प्रतीक है। यह मुख्यतः सुंदरवन, मध्य भारत, असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे, विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप है, अर्थात सनलाइट। विटामिन डी सूर्य की पैरावैगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज से प्राप्त होती है। जब धूप त्वचा पर पड़ती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने और कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। अब अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 13 फरवरी 1916 को की गई थी। यह बिहार और झारखंड दोनों के लिए प्रमुख न्यायिक संस्था रही है, जब तक झारखंड अलग नहीं बना था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 आर्टिकल्स। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। समय के साथ संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ी है। अब अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह सम्मानजनक संबोधन आज भी गांधी जी के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो याद रखेंगे, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कितने? 9। बिहार को प्रशासनिक दृष्टि से 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, सारण और संथाल परगना प्रमंडल शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष अर्थात स्टेट ट्री कौन सा है? तो याद रखेंगे, पीपल वृक्ष। पीपल का पेड़ न तो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसे बिहार का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, चकवा चकवी किस प्रकार के पक्षी हैं जो बिहार में लोकप्रिय हैं? तो याद रखेंगे, यह प्रवासी पक्षी है। किस प्रकार के पक्षी हैं? प्रवासी पक्षी हैं। चकवा चकवी पारंपरिक लोकगीतों में प्रचलित है और इन्हें प्रेम प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये प्रवासी पक्षी माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी? गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2225 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
अब अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखेंगे, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल रमा देवी थी। कौन? रमा देवी। रमा देवी बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? तो याद रखेंगे, विटामिन डी हमें रतौंधी से बचाता है। विटामिन ए हमें रतौंधी से बचाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से रतौंधी हो सकती है। यह गाजर, पालक आदि में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो याद रखेंगे, गुप्त वंश का सबसे महान शासक ऑप्शन ए समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर गुप्त साम्राज्य को मजबूत किया था। अब अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की पहल है? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य की पहल है। बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह एक प्रमुख योजना है। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखेंगे, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? तो याद रखेंगे, सासाराम। कौन सा जिला? सासाराम। शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम बिहार में हुआ था। यह एक कुशल प्रशासक और अफगान वंश का सुल्तान था, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः किस वर्ष स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे, 2010 में। किस वर्ष? 2010 में। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय को 2010 में आधुनिक रूप से पुनः स्थापित किया गया, जो अब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी अर्थात भागलपुर। कौन सा जिला? भागलपुर जिला। भागलपुर अपनी प्रसिद्धि तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। यहाँ की सिल्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वेश्वरैया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में यह पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है,
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता? तो याद रखेंगे विटामिन डी पानी में घुलनशील नहीं होता। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी पानी में घुलते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखेंगे बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। हिंदी बिहार की आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल भाषा है, जबकि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना है? तो याद रखेंगे अशोक स्तंभ यह सारनाथ में स्थित है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का शेर वाला शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 सिंह है जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए है। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1951 से 52 में। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए गए थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को। किस विश्वविद्यालय को? केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को। गया में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय को भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति भी की उपलब्धि दी गई है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह को। किसे? अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह बाबू को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार विभूति कहा जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। अब अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मंगल। मंगल ग्रह की सतह पर लोहे के ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, जबकि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो याद रखेंगे बिहार का राजकीय पशु गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को बिहार का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह विलुप्त होती प्रजातियों में है और गंगा नदी में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो याद रखेंगे अशोक ने। किसने? अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बिहार राज्य की। बिहार सरकार ने राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। यह 7 निश्चय योजना का भाग है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो याद रखेंगे राजस्थान। कौन? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र भूकंप
मापने के लिए प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे सिस्मोग्राफ। कौन सा यंत्र? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और समय को मापने वाला यंत्र है। यह रिएक्टर स्केल पर परिणाम देता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की पारंपरिक लोक नृत्य शैली झिझिया किस अवसर पर होती है? तो याद रखेंगे नवरात्रि के अवसर पर। किस अवसर पर? नवरात्रि के अवसर पर। झिझिया नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि में किया जाता है, जिसमें सिर पर दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। यह खासकर मिथिलांचल और पूर्वी बिहार में प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई? तो याद रखेंगे खुदीराम बोस को। किसे? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दी गई। वे भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राजेंद्र आर्लेकर। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ने राजेंद्र अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के राज्यपाल रह चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत किस शहर में की गई? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर गया शहर में। कहा? गया शहर में। इस योजना के तहत गंगा जल का जल पाइपलाइन से लाकर गया और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। यह राज्य की एक प्रमुख जल परियोजना है। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का कुल पदक टैली क्या रहा? तो याद रखेंगे 9। कितना? 9। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें कुश्ती, एथलेटिक्स और शूटिंग में प्रदर्शन बेहतर रहा। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्कूटी देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी छात्रा स्कूटी योजना के तहत। इस योजना का उद्देश्य कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना है, जिससे उनकी शिक्षा सुगम हो सके। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाल ही में AI आधारित स्मार्ट स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। पटना जिले में कुछ सरकारी स्कूलों को मॉडल AI स्कूल में परिवर्तित किया गया, जहां शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने धनराशि जारी की है? बिहार के लिए कितनी धनराशि जारी की? तो याद रखेंगे 2560 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने बिहार को स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए यह राशि जारी की, जो PHC, CHC और मेडिकल उपकरणों पर खर्च की जाएगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में हरियाली सप्ताह कब से कब तक मनाया? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 1 से 7 जुलाई तक। हर वर्ष की तरह इस बार भी बिहार सरकार ने हरियाली सप्ताह मनाया, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अब अगला प्रश्न है,
जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में 500 मेगावाट का सोलर पार्क शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे बक्सर जिले में। किस जिले में? बक्सर जिले में। बक्सर जिले में स्थापित यह सोलर पार्क बिहार में अब तक का सबसे बड़ा है, जो हरित ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। अब अगला प्रश्न है, किसे जुलाई 2025 में बिहार पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे विकास वैभव को। किसे? विकास वैभव को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को उनकी निष्पक्ष कार्यशैली और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए बिहार पुलिस का डीजीपी बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में पूर्वी भारत डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे बिहार की राजधानी पटना में। पटना में बना यह डेटा सेंटर पूरे पूर्वी भारत में डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। तो यह था आज का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।